अध्याय 1। आर्यवीर वर्धन। वर्धन परिवार के विशाल परिसर में एक और सुनहरी सुबह ने दस्तक दी थी। मेरा नाम आर्यवीर है। अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा। मेरा पुनर्जन्म एक भीषण सड़क दुर्घटना के बाद हुआ था, जो एक वृद्ध महिला की जान बचाते समय हुई थी। देवताओं ने शायद मेरी उस अंतिम दयालुता को देख लिया और मुझे इस दूसरी दुनिया में एक नया जीवन उपहार में दिया। आज इस नई दुनिया में मुझे 14 वर्ष बीत चुके हैं। समय के साथ मुझे पता चला कि मैं वर्धन परिवार का इकलौता वारिस और कुल दीपक हूं। हालांकि मेरी रगों में बहने वाला रक्त वास्तव में अत्यंत प्रतिष्ठित और प्राचीन अग्निशिखा कुल का है। इसके बावजूद राजधानी के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक होने के नाते शिखा कुल ने मुझे कभी अपना नहीं माना। किस्से कहानियों से जो मैंने समझा, उसके अनुसार मेरे पिता, जो उस समय प्रशिक्षण के लिए निकले एक कुलीन राजकुमार थे, मेरी माता के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। उन्होंने मीठी बातों के जाल में फंसाकर उनका विश्वास जीता, लेकिन जब माता गर्भवती हुई तो वे बिना बताए अपने वैभवशाली परिवार के पास लौट गए। मेरी माता ने उन तक संदेश पहुंचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उधर से केवल सन्नाटा और तिरस्कार मिला। अंत में वे स्वयं राजधानी गईं, जहां उन्हें अपमानित कर निकाल दिया गया। प्रसव के दौरान हृदय टूटने और शारीरिक कष्ट के कारण उनका देहांत हो गया। सौभाग्य से मेरे दादाजी, जो वर्धन परिवार के मुखिया हैं, ने मुझे संभाला और पिता के समान प्रेम दिया। हमारा रिश्ता किसी पारंपरिक दादा पोते जैसा नहीं, बल्कि दो घनिष्ठ मित्रों या भाइयों जैसा है। मैं उनके इस अपार स्नेह का सदैव ऋणी रहूंगी। आर्यवीर, आज क्या हालचाल है तुम्हारे? आंगन के द्वार से एक अनुभवी और भारी आवाज गूंजी। बिना पीछे मुड़े ही मैं जान गया था कि वो कौन है। मैंने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूं पुराने बूढ़े शेर, आपसे पहले तो कम से कम नहीं मरने वाला। तुम्हारी जुबान दिन ब दिन कैंची की तरह चलने लगी है छोटे बालक, उन्होंने बनावटी गुस्से में उंगली उठाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक राहत की लहर दौड़ गई और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। जो कोई भी हमें इस तरह बातें करते देखता, वो कभी अंदाजा नहीं लगा पाता कि हमारे बीच सगे रिश्तों की मर्यादा कितनी गहरी है। माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे पालने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, पर आज जब उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखा और एक गहरी आह भरी, तो मैं समझ गया कि उनके भीतर का संरक्षक जाग गया है और कोई गंभीर उपदेश आने वाला है। तुम्हें याद है ना, तुम 15 वर्ष के होने वाले हो? उन्होंने गंभीरता से पूछा। हाँ दादाजी, मैं जानता था कि इस संसार में 15 वर्ष की आयु का अर्थ क्या है। यही वो समय है जब आपकी आंतरिक जादुई शक्तियां जागृत होती हैं और आप आधिकारिक तौर पर एक साधक या जादूगर कहलाते हैं। और तुम जानते हो इसके बाद क्या होता है? उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। जागृति के बाद मेरे पास आना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सौंपना है। उनके स्वर में एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। ओह, ऐसा क्या है? मेरी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। अगर अभी बता दिया तो उस सरप्राइज का आनंद ही क्या रहता। उन्होंने शरारत भरी मुस्कान के साथ मुझे छेड़ा। एक छोटा सा संकेत तो दीजिए कृपया, मैंने जिद की। बस इतना समझ लो कि ये वही वस्तु है जिसने वर्धन परिवार को रक्तचंद्र की विभीषिकाओं के दौरान जीवित रखा और हमें एक पहचान दिलाई, भले ही हम आज जादूगरों की श्रेणी में निचले पायदान पर गिने जाते हों। उन्होंने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा। वर्धन परिवार अपनी कीमिया यानी एल्केमी और यंत्र मानवों यानी गोलम्स के निर्माण के लिए जाना जाता था। अन्य जादूगर परिवार हमें अक्सर कमजोर समझते थे, क्योंकि हम सीधी युद्ध कला के बजाय मिट्टी और धातु के पुतलों पर निर्भर थे। आप इस बात को लेकर संकोच क्यों कर रहे हैं? हमारी यंत्र पोथी अद्वितीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन गौरवशाली दिनों को वापस ला सकता हूं जब इन यंत्र मानवों की पूजा की जाती थी। मैंने उनकी झिझक को भांपते हुए कहा। यह जगजाहिर था कि वर्धन परिवार का रक्तचंद्र की रातों में जीवित बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर महीने एक बार आसमान में लाल चंद्रमा उदय होता है और पाताल लोक के 72 दानव सम्राट अपनी सेनाएं पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए भेजते हैं। उस समय केवल यंत्र मानव ही हमारे अभेद्य कवच बने थे। मेरे शब्दों ने दादाजी के दिल का बोझ हल्का कर दिया। मुझे लगा शायद तुम भी दूसरे युवाओं की तरह किसी चमक धमक वाली जादुई विधा को चुनना चाहोगे और हमारी पुश्तैनी यंत्र कला को भूल जाओगे। ये पोथी अब लुप्त होने की कगार पर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते ये समाप्त हो जाए। अब अपनी तारीफें बंद कीजिए बूढ़े शेर, मैंने मजाक में उनके अहंकार पर पानी फेरते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी विरासत लेने जरूर आऊंगा। आखिर अगर मैं इसे नहीं अपनाऊंगा तो आपके जाने के बाद मेरी संपत्ति पर मेरा दावा कैसे बनेगा? नीच बालक, रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ, वे चिल्लाए और मुझे पकड़ने के लिए आंगन में दौड़ने लगे। मैं हंसते हुए भागने लगा, ये जानते हुए कि ये सब एक दिखावा है। वे बस मुझे उस कठोर संसार के लिए तैयार कर रहे थे जहां शक्ति ही एकमात्र सत्य है। अध्याय 2। जागरण का दिन। अंततः वर्धन वंश के लिए शक्ति जागरण का वह बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया। वर्ष में एक बार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बालकों को जागरण मणि के स्पर्श की अनुमति दी जाती है, ताकि वे अपनी सुप्त जादुई शक्तियों को जगा सकें।
इस मणि की सहायता के बिना शरीर की प्राण ग्रंथियों का जुड़ना असंभव है। इन ग्रंथियों के जुड़ने के बाद ही कोई व्यक्ति साधक बनने का स्वप्न देख सकता है। आर्यवीर के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि जागरण दिवस से ठीक कुछ दिन पहले ही उसने अपना 15वां वर्ष पूरा किया था। यदि वह कुछ दिन छोटा होता तो उसे अपनी शक्तियों के लिए पूरा 1 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ती। शीघ्र ही भीड़ के अगले हिस्से से भारी शोर सुनाई देने लगा। कोलाहल इतना तीव्र था कि एक कोने में दुबके हुए आर्यवीर का ध्यान भी उस ओर खिंचा चला गया। उसने देखा कि उसके दादाजी अर्थात कुलपति और उनके अनुज अर्थात महाज्येष्ठ अपनी ऊंची आसंधियों से नीचे उतर रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह और आश्चर्य के मिश्रित भाव थे और वे लगभग दौड़ते हुए उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां जागरण मणि रखी थी। क्या तुमने अभी वह चमक देखी? जागरण की ज्योति पीले रंग के साथ साथ हल्की नीली आभा लिए हुए थी। युवा पीढ़ी के एक लड़के ने उत्साह से कहा। हाँ, मैंने देखा। निश्चित रूप से किसी ने पृथ्वी तत्व के साथ साथ जल तत्व को भी जागृत किया है, दूसरे ने उत्तर दिया। यह प्रथम ज्येष्ठ की पुत्री है जिसने पृथ्वी तत्व की शक्ति को जगाया है और उसकी आत्मीयता बहुत उच्च स्तर की है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही हमारे परिवार को एक और प्रथम श्रेणी की साधिका मिल जाएगी। लोगों ने उसके जल तत्व की अनदेखी की क्योंकि पृथ्वी तत्व के सामने वह मध्यम लग रहा था। आर्यवीर ने गपशप सुनी तो उसका आलस्य गायब हो गया और उसने असंतोष में एक हुंकार भरी। उस कन्या का नाम अनन्या था। वह प्रथम ज्येष्ठ की दूसरी पुत्री थी और उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। चूंकि प्रथम ज्येष्ठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और ध्यान अपनी पुत्रियों को श्रेष्ठ बनाने में लगा दिया था। अनन्या हमेशा से आर्यवीर के लिए मुसीबत का कारण रही थी। वह उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी। वह वर्धन परिवार के उस गुट का हिस्सा थी जिसका मानना था कि आर्यवीर को उनका भावी उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए। उसका तर्क था कि आर्यवीर केवल कुलपति के संरक्षण के कारण सुरक्षित है और उसने कभी युवाओं के कठिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया था। बाहरी लोग और परिवार के कुछ ईर्ष्यालु सदस्य उसे अग्निशिखा कुल का वर्ण संकर कहकर पुकारते थे। उसके शिखा कुल जैसे लाल अग्नि रंग के बाल और वर्धन कुल की पीली आंखों की पुतलियां उसकी मिश्रित पहचान का प्रमाण थीं। कई लोगों का मानना था कि यदि आर्यवीर रास्ते से हट जाए तो किसी और योग्य युवा को कुल का मुखिया बनने का अवसर मिल सकता है। जैसे ही अनन्या पीछे मुड़ी, उसकी नजर आर्यवीर पर पड़ी। उसने कुटिल मुस्कान फेंकी, जैसे कह रही हो, अब मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। आर्यवीर जानता था कि अब परिवार अनन्या के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देगा। यद्यपि वर्धन परिवार मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व के विशेषज्ञों को तैयार करता था, फिर भी वे अन्य तत्वों में उच्च क्षमता रखने वालों को सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करते थे। जल्द ही वह कोलाहल शांत हुआ और अन्य युवक युवतियों का परीक्षण पुनः प्रारंभ हुआ। हालांकि अनन्या के बाद किसी और ने उतनी उच्च क्षमता प्रदर्शित नहीं की, लेकिन कुछ दोहरे तत्वों के मामले सामने आए। एक बालक ने पृथ्वी और धातु तत्व को एक साथ जागृत किया। हालांकि धातु तत्व की क्षमता कम थी, लेकिन इसने फिर भी हलचल मचा दी, क्योंकि धातु को पृथ्वी तत्व की ही एक शाखा माना जाता है। यदि वह भविष्य में दोनों का समन्वय कर सका तो उसकी मारक क्षमता किसी उच्च श्रेणी के साधक के समान होगी। उसके तुरंत बाद एक और कन्या ने पृथ्वी और जल तत्व को जागृत किया, जिसकी जल आत्मीयता काफी प्रभावशाली थी। कुलपति और महाज्येष्ठ को दूसरी बार अपनी सीटों से उठकर व्यवस्था बनाने और उनका उत्साहवर्धन करने नीचे आना पड़ा। ऐसा लगता है कि यह पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तुलना में 2 गुने युवा साधक पैदा करेगी। जैसा कि कहा जाता है, युवाओं को ही वृद्धों का स्थान लेना चाहिए। वर्धन कुल एक तृतीय श्रेणी का वंश था जो अपने यंत्र मानवों के पराक्रम के लिए विख्यात था। लेकिन हाल ही में कुलपति के सप्तम श्रेणी के साधक बनने के बाद पूरे शहर में वर्धन परिवार का सम्मान बढ़ गया था। युवा पीढ़ी न केवल संख्या में अधिक है, बल्कि असाधारण तलबा लेकर आई है। हमारे परिवार की शक्ति आकाश छूने वाली है, एक और बुजुर्ग ने गर्व से कहा। तभी आंगन के बीचों बीच सन्नाटा छा गया। अब बारी थी आर्यवीर की। वहां उपस्थित हर आंख अब आर्यवीर पर टिकी हुई थी। यह क्षण न केवल कुलपति के उत्तराधिकारी के लिए, बल्कि पूरे वंश के लिए निर्णायक था। लोग उत्सुकता और दबी हुई सांसों के साथ ये देखने को आतुर थे कि वर्धन कुल का ये अनोखा वारिस आखिर कौन सी शक्ति जागृत करेगा। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, आर्यवीर दृढ़ कदमों से उस ऊंचे मंच की ओर बढ़ा जहां जागरण मणि रखी थी। उसने स्थिर दृष्टि से उस पारभासी गोले को देखा। वो जितना अधिक उसे देखता, उसकी चकाचौंध उतनी ही उसे अपनी ओर खींचती जा रही थी। अपना हाथ मणि पर रखो और अपना पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित करो। बाकी काम ये मणि स्वयं कर लेगी। पास खड़े प्रशिक्षक ने शांत स्वर में निर्देश दिया।
आर्यवीर ने निर्देशों का पालन करते हुए अपनी हथेलियां ठंडी मणि पर टिका दी। अगले ही पल उसे अपनी हथेलियों के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का एक शीतल प्रवाह प्रवेश करता हुआ अनुभव हुआ। उसे आभास हो गया कि उसकी आंतरिक शक्तियों का जागरण प्रारंभ हो चुका है। वो ऊर्जा उसके शरीर के हर रोम, हर जोड़ और हर नस में फैल गई, जैसे उसे भीतर से धो रही हो। यह अनुभव इतना सुखद था कि उसके मुख से एक आह निकलने ही वाली थी, लेकिन उसने स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए उसे केवल एक दबी हुई गूंज तक सीमित रखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य औषधि ने वर्षों से उसके शरीर में जमा अशुद्धियों को जड़ से साफ कर दिया हो। अंत में वो ऊर्जा पुनः एकत्रित होकर उसकी हथेलियों से होती हुई जागरण मणि में लौट गई। तत्क्षण वो मणि दो अलग अलग रंगों की तीव्र आभा से जगमगा उठी, एक चमकीला पीला रंग और एक प्रखर गहरा लाल रंग। दोनों ही रंग अपनी पूरी शक्ति के साथ चमक रहे थे, जो इस बात का प्रमाण था कि आर्यवीर की दोनों तत्वों में उच्च आत्मीयता है। पूरे परिसर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, जो कुछ ही सेकंड बाद एक भयंकर कोलाहल में बदल गया। इस बार का आश्चर्य पिछले सभी आकर्षणों से कहीं बड़ा था। चारों ओर से विस्मय भरी चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। हर कोई स्तब्ध था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्धन कुल का वो उत्तराधिकारी, जिसे लोग केवल एक रक्षित बालक समझते थे, अपनी इस प्रतिभा से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर देगा। कुलपति और महाज्येष्ठ, जो व्यवस्था बनाने के आदी हो चुके थे, इस बार स्वयं अपने उत्साह को मुश्किल से रोक पा रहे थे। कतार में खड़े युवाओं के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस चमत्कारिक दृश्य को देख चर्चा में जुट गए। हमारा वंश शिखर की ओर बढ़ रहा है, यही हर किसी की जुबान पर था। जहां कुल के अधिकांश साधक केवल मध्यम श्रेणी के पृथ्वी तत्व तक ही सीमित थे, वहां आर्यवीर ने पृथ्वी और अग्नि दोनों तत्वों में उच्च क्षमता प्रदर्शित कर सबको चौंका दिया था। कुलपति सबसे पहले आर्यवीर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। पास आते हुए महाज्येष्ठ ने भी प्रशंसा में स्वर मिलाया। तुम्हारी क्षमता वास्तव में असाधारण है। आर्यवीर को अपने भीतर कृतज्ञता और राहत की एक लहर महसूस हुई। परिवार, विशेषकर अपने दादाजी का ये विश्वास उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा रहा था। कोलाहल के बीच कुलपति ने गर्व से अपने भाई की ओर देखा। भ्राता, अब यहाँ की व्यवस्था आप संभालिए, मुझे जाना होगा। उनके स्वर में एक विशेष तत्परता थी। महाज्येष्ठ समझ गए कि उनके भाई अब आर्यवीर को वो गुप्त ज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए उत्सुक हैं, जिसका उन्होंने वादा किया था। जाने से पहले कुलपति ने स्नेह से आर्यवीर की पीठ थपथपाई। तभी कुलपति ने अपने विशेष यंत्र मानवों में से एक का आह्वान किया। आर्यवीर ने पहले भी उन्हें देखा था, लेकिन कुलपति के उन 3 महायंत्रों का प्रताप ही कुछ अलग था। वो यंत्र मानव लगभग 6 फीट ऊंचा और अत्यंत प्रभावशाली था। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से दमक रही थीं। उसका शरीर विशेष रूप से शोधित मिट्टी और जादुई ऊर्जा के मिश्रण से बना था, जो अटूट शक्ति का आभास देता था। भीड़ में एक बार फिर विस्मय की लहर दौड़ गई। वर्धन कुल की रक्षा करने वाले उन प्रसिद्ध 3 महायंत्रों को साक्षात देखना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। उस विशाल यंत्र ने अपनी लंबी भुजाएं बढ़ाकर आर्यवीर और कुलपति को धीरे से अपनी ओट में ले लिया। फिर वो थोड़ा झुका और अविश्वसनीय बल के साथ हवा में उछल गया। आर्यवीर दंग रह गया जब उसने महसूस किया कि वे सीधे दादाजी के निजी निवास की ओर उड़ रहे हैं। ऐसा लगता था कि उस यंत्र में अपनी एक सीमित बुद्धि थी, या वो पुराने शेर के आदेश को बिना किसी शब्द के समझ जाता था। यंत्र की गति और शक्ति को देखकर आर्यवीर को लगा कि उनकी लैंडिंग काफी कठोर होगी, और वो मन ही मन दादाजी के इस प्रदर्शन पर चुटकी लेने की तैयारी कर रहा था। किंतु उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब नीचे उतरते समय यंत्र के पैरों से ऊर्जा का एक चक्रीय प्रवाह निकला, जिसने उनकी गति को बिल्कुल धीमा कर दिया। वे अत्यंत कोमलता और नियंत्रण के साथ जमीन पर उतरे, जैसे यंत्र के पैरों के नीचे कोई अदृश्य आघात शोषक लगा हो। अध्याय 4, तंत्र सिस्टम। आर्यवीर की दृष्टि से बड़े दिखावेबाज हो आप, मैंने उस बूढ़े शेर से कहा, जैसे ही उस विशाल यंत्र मानव ने मुझे अपनी गोद से नीचे उतारा। जो भी हो, उन्होंने तपाक से उत्तर दिया, जैसे अपने पोते से हार मानने का उनका कोई इरादा ना हो। ये साफ था कि उन्हें जागरण सभा में किए गए उस शक्ति प्रदर्शन पर रत्ती भर भी शर्मिंदगी नहीं थी। उस यंत्र का आह्वान केवल अपनी धाक जमाने के लिए था। खैर, तुमने वाकई मुझे चौंका दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोहरे तत्वों के साथ जागोगे, और वो भी इतनी उच्च आत्मीयता के साथ। उन्होंने आगे कहा, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? मैंने पूछा।
देखो, किसी उच्च श्रेणी के कुल के लिए शायद नहीं, लेकिन हमारे जैसे मध्यम श्रेणी के वंश के लिए ये तुम्हें वर्धन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने का पूरा अधिकार देता है। अब से सब तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इस दुनिया में जहां देवीय नियम धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, हमारा एकजुट रहना ही श्रेयस्कर है, दादाजी ने गंभीरता से समझाया। मुझे खुशी है कि इससे उनकी राय बदलेगी। मुझे तो लगने लगा था कि वे सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने स्वीकार किया। बकवास। खैर, जो बीत गया उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम्हें अगली पीढ़ी के नायक के रूप में तैयार किया जाएगा। वर्धन परिवार इसी तरह काम करता है। ओह, वैसे तुम्हारे वादे के अनुसार मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये कहते हुए वे किसी भी बहस का मौका दिए बिना फुर्ती से अंदर की ओर भागे। मैं उनके वापस आने का इंतजार करने लगा और सामने खड़े उस विशाल यंत्र मानव का निरीक्षण करने लगा। हालांकि वो इस समय स्थिर और भावहीन लग रहा था, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि ये कुछ अलग है। मुझे यकीन था कि ये वास्तव में बुद्धिमान है और शायद मुझे पहचान भी रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये दादाजी से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ है। आंगन में मौजूद अन्य साधारण यंत्रों की तरह ये बहुत अलग था। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से चिकना था और इसमें मिट्टी या पत्थर से बने साधारण यंत्रों जैसी खुरदुरापन या जोड़ नहीं थे। इसकी पूरी सतह का रंग गहरा भूरा था। वो चिकनाहट बता रही थी कि इसे वर्षों में अनगिनत बार परिष्कृत किया गया है। ये बहुत लंबे समय से दादाजी के साथ था। इसके दबदबे और आभा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी ऐसे सेनापति को देख रहा हूं जिसने अनगिनत युद्ध देखे हों। आशा है कि तुम तैयार हो बालक, क्योंकि ये वो खजाना है जो मुझे सबसे प्रिय है। दादाजी ने 2 पुस्तकें हाथ में लिए वापस आते हुए मेरी तंद्रा भंग की। हर्षवर्धन, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, दादाजी ने उस यंत्र मानव से कहा। उस यंत्र ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। मैं इस नई खोज से एक बार फिर दंग रह गया। उस यंत्र की बुद्धि का स्तर वास्तव में बहुत विकसित हो चुका था। दादाजी मेरी ओर मुड़े और उन्होंने वे दोनों पुस्तकें मुझे थमा दी। ये वर्धन परिवार के पिछले सभी कुलपतियों के ज्ञान का संग्रह है, जिसमें मेरा अनुभव भी शामिल है। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें यंत्र निर्माण के बारे में जानने की आवश्यकता है। उन्होंने वर्धन यंत्र विज्ञान अंकित पुस्तक मेरे हाथ में रखते हुए समझाया। जैसे ही वे दूसरी पुस्तक देने वाले थे, उन्होंने विस्तार से बताना शुरू किया। देखो, ये पन्ना इतना बड़ा और भारी है कि पूरी पुस्तक जैसा दिखता है। कहा जाता है कि ये उस कौशल ग्रंथ का हिस्सा है जिससे वर्धन परिवार की यंत्र कला की उत्पत्ति हुई थी। हमारी सीमित समझ के आधार पर हम इसे पीढ़ियों से हर उत्तराधिकारी को सौंपते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पुस्तक अपने रहस्य केवल उसी के सामने खोलती है जिसे ये स्वयं चुनती है। वर्धन परिवार यंत्र निर्माण में बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाया क्योंकि ये हमारा स्वयं का बनाया हुआ मार्ग नहीं है। हालांकि ये हमारे पृथ्वी तत्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रलय के समय जब देवताओं की कृपा हम पर हुई थी, ये वो मार्ग था जिस पर हम वर्धन साधक चले थे। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो जिन परिवारों ने अपने स्वयं के कौशल विकसित किए, वे पूर्णता तक पहुंच गए। ये तकनीक एक विरासत बनकर रह गई और इसे विकसित करने वाला कोई नहीं मिला। हम अभी भी इसकी पूरी क्षमता नहीं जानते, लेकिन इस पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में अब इसे धारण करने और आगे बढ़ाने की बारी तुम्हारी है। दादाजी की आंखों में हल्की उदासी थी। मुझे समझ आ गया कि परिवार में जिन लोगों ने अन्य जादुई रास्तों को चुना, उन्हें एक तरह से कुल के साथ विश्वासघात करते हुए देखा जाता है। जो लोग यंत्र पथ पर चले लेकिन सफल नहीं हुए, वे मजबूरन दूसरे रास्तों पर मुड़ गए। यहाँ मुख्य रूप से 3 मार्ग थे: युद्ध साधक, मायावी साधक और आवाहन साधक। लो, इसे संभालो। दादाजी ने वो प्राचीन यंत्र कौशल ग्रंथ मेरे हाथ में रख दिया। जैसे ही वो ग्रंथ मेरे हाथ को छुआ, मेरी आंखों के सामने एक चमकता हुआ पर्दा प्रकट हुआ। अंततः सिस्टम को जागृत करने का स्रोत पाने के लिए बधाई। क्या आप सिस्टम को पुनर्गठित करने के लिए देव कौशल ग्रंथ का उपभोग करना चाहते हैं, हाँ या नहीं? मैं उस स्क्रीन को देखकर हक्का बक्का रह गया। पुनर्जन्म की कहानियों में मुख्य पात्रों के पास हमेशा एक सिस्टम होता था, लेकिन इस शरीर में आने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कोई चुना हुआ नायक हूं, लेकिन किसे पता था कि 14 वर्षों बाद मुझे वो स्रोत मिलेगा जो इस प्रतीक्षित सिस्टम को सक्रिय कर देगा। मुझे पूरा यकीन था कि यदि मैं इस यंत्र देव कौशल ग्रंथ के साथ सिस्टम को जोड़ता हूं तो मेरी शक्तियां पूरी तरह से यंत्रों से संबंधित होंगी। हालांकि मैंने कभी यंत्र साधक बनने के बारे में गहराई से नहीं सोचा था, लेकिन अब यही मेरा एकमात्र मार्ग था। आखिरकार दूसरा देव कौशल ग्रंथ मिलना नामुमकिन था। दृढ़ निश्चय के साथ मैंने तुरंत हाँ पर क्लिक किया। आत्मसात हो रहा है 30%, आत्मसात हो रहा है 60%, आत्मसात हो रहा है 100%। स्वागत है मेजबान। कृपया सिस्टम के रिबूट होने और नई जानकारी के अनुसार खुद को ढालने के लिए 1 घंटे की प्रतीक्षा करें। जैसे ही मेरी नज़र सिस्टम से हटी, मैंने देखा कि दादाजी ने मेरे दोनों कंधे पकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक पत्थर जैसे हो गए और हवा में हाथ हिलाने लगे। क्या तुम्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ जब मैंने तुम्हें पूर्वजों का वो ग्रंथ सौंपा? मुझे अभी थोड़ा विश्राम चाहिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं वहां से निकलने का बहाना बनाया।
1 घंटे बाद जब सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन आता तो मैं एकांत में इसके कार्यों को समझना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे फिर से अजीब समझे, क्योंकि वो जादुई पर्दा केवल मुझे ही दिखाई दे रहा था। अध्याय 5 दोहरी तकनीकें। आर्यवीर ने सिस्टम के खुलने के लिए पूरे 1 घंटे प्रतीक्षा की और उसका धैर्य व्यर्थ नहीं गया। जैसे ही समय पूरा हुआ, उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस पैनल चमक उठा, जिसमें एक तरफ उसकी तस्वीर थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने अपने पिछले जीवन के खेलों में देखी थी। अवस्था तालिका। नाम आर्यवीर वर्धन। जाति मानव। स्तर 0, श्रेणी 0। अनुभव EXP 0.00% बटे 100%। गुण शक्ति 5+, चपलता 5+, सहन शक्ति 4+, प्राण शक्ति 0+, आत्मीयता पृथ्वी उच्च प्लस, अग्नि उच्च प्लस, उपलब्ध अंक 5, सिस्टम अंक 0। शस्त्र दुर्लभ सामग्री, रत्न, शोधन सामग्री। अन्य विकल्प निम्न स्तर के कारण अभी बंद हैं। आर्यवीर ने सिस्टम को अपने खेल प्रेमी बुद्धि से तुरंत समझ लिया। तभी उसके कमरे के बाहर से एक आवाज आई। आर्यवीर, महाज्येष्ठ ने आपको प्रशिक्षण कक्ष में बुलाया है। मैं बस आ ही रहा हूं, उसने उत्तर दिया। सिस्टम का पैनल अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जिससे उसे देखने में बाधा हो रही थी। काश ये थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाता, आर्यवीर ने सोचा, और आश्चर्यजनक रूप से वो गायब हो गया। उसने मन ही मन उसे वापस बुलाया तो वो फिर से प्रकट हो गया। धिक्कार है, ये मन से नियंत्रित होता था और मैं दादाजी के सामने हवा में उंगलियां चला रहा था। आर्यवीर ने शर्मिंदगी में अपना माथा पीट लिया। उसे दुख इस बात का था कि इतनी छोटी सी बात समझने में उसे इतना समय लग गया। जब वो प्रशिक्षण सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि नई पीढ़ी के लगभग सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। अधिकांश युवाओं ने अपने अपने छोटे समूह बना लिए थे। आर्यवीर हमेशा की तरह एक कोने में चुपचाप बैठ गया, लेकिन तभी कोई उसके पास आकर बैठ गया। शायद तुम गलत जगह बैठे हो, मैं वो व्यक्ति हूं जिससे यहां हर कोई दूर रहता है, आर्यवीर ने बिना देखे कहा। किसे परवाह है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। मुझे भी परिवार में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। मुझे भी लोग वर्ण संकर कहते हैं। मेरा नाम आर्यन है। उस लड़के ने हाथ मिलाया। मेरा नाम आर्यवीर है। आर्यवीर को कौन नहीं जानता, वर्धन वंश का अगला युवराज। वैसे मेरी आत्मीयता पृथ्वी और धातु तत्व की है, आर्यन ने बताया। अद्भुत, लेकिन जब मैं परीक्षण मैदान में था तब मैंने इस दोहरी आत्मीयता के बारे में नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि मेरा जागरण तुम्हारे जाने के बाद हुआ। मेरे तत्व मेरे माता पिता के गौण गुणों से आए हैं। बहुत अच्छे, मुझे लगता है तुम भविष्य में बहुत नाम कमाओगे, आर्यन ने उसका उत्साह बढ़ाया। तो तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? अफवाहें हैं कि तुम अपने दादाजी के पद चिन्हों पर चलकर यंत्र साधक बनोगे। निश्चित रूप से, किसी को तो यह साबित करना होगा कि हमारा पुश्तैनी यंत्र मार्ग अभी लुप्त नहीं हुआ है, आर्यवीर ने उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें एक अंगरक्षक की आवश्यकता होगी। क्यों ना हम साथी बन जाएं? आर्यन ने प्रस्ताव दिया और दोनों ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। तभी कक्ष में महाज्येष्ठ ने प्रवेश किया। उनके हाथ में एक लंबी लाठी थी और वे मंच पर सुशोभित हुए। सर्वप्रथम आप सभी को बधाई, लेकिन सावधान रहें। उच्च आत्मीयता होने का अर्थ ये नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं। इस संसार में केवल परिश्रम ही श्रेष्ठता दिलाता है। अभी आप साधक नहीं बने हैं, केवल आपकी शक्तियां जागृत हुई हैं। महाज्येष्ठ ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और भूमि से 5 विशाल शिलाएं प्रकट हुईं, जिन पर वर्धन परिवार की प्राण संचालन तकनीकें अंकित थीं। आप इनमें से केवल एक को चुनकर सीख सकते हैं। जब आप अपने शरीर में पर्याप्त प्राण शक्ति संचित कर लेंगे और प्रथम श्रेणी की दहलीज पर पार करेंगे, तभी आप साधक कहलाएंगे। युवाओं की भीड़ शिलाओं की ओर बढ़ी। उन्होंने पाया कि तकनीक को याद करना आसान था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तकनीक याद करने की कोशिश करते, वे पहली वाली भूल जाते। परंतु आर्यवीर के साथ कुछ और ही हो रहा था। जैसे ही उसने शिला को देखा, सिस्टम ने सूचना दी। सीखी गई बुनियादी प्राण संचालन तकनीक, चक्रवात बल। सीखी गई बुनियादी प्राण संचालन तकनीक, सूक्ष्म विवर। आर्यवीर ने महसूस किया कि वो इन्हें आसानी से आत्मसात कर रहा है। महाज्येष्ठ युवाओं की उलझन देखकर हंसे। मैं जानता हूं तुम क्या करने का प्रयास कर रहे हो। एक से अधिक तकनीक सीखना लगभग असंभव है, लेकिन यदि कोई ऐसा कर पाता है तो उसे असुर श्रेणी का प्रतिभावान माना जाता है, क्योंकि वह दूसरों की तुलना में दुगनी गति से अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर अन्य युवा फिर से एकाग्र होकर अपनी श्रेष्ठ तकनीक चुनने लगे, लेकिन आर्यवीर ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपनी आंखें झपकीं। उसने अनजाने में 2 तकनीकें सीख ली थीं। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को गुप्त रखेगा और इसे अपने ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। घर लौटते ही आर्यवीर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसके भीतर एक अजीब सी तड़प थी। वह उस प्राण संचालन तकनीक का परीक्षण करने के लिए व्याकुल था, जिसे उसने अभी अभी सीखा था।
महाज्येष्ठ ने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि प्राण शक्ति का संचय जितनी तेजी से होगा उतनी ही जल्दी वे प्रथम श्रेणी के साधक बन पाएंगे। चक्रवात बल, बुनियादी प्राण संचालन, सक्रिय स्तर 1। सूक्ष्म विवर, बुनियादी प्राण संचालन, सक्रिय स्तर 1। जैसे ही आर्यवीर ने इन तकनीकों का उपयोग शुरू किया, उसने देखा कि दो अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसकी ओर खिंची चली आ रही है। जिज्ञासावश उसने अपना हाथ उन रंगों की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उन जीवंत आभाओं को छुआ, उसे एक स्फूर्तिदायक अनुभव हुआ। प्राण शक्ति में 1 की वृद्धि। अनुभव EXP में 1 की वृद्धि। आर्यवीर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसे एहसास हुआ कि वह सही मार्ग पर है। हालांकि अगले स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अभी 99 और अनुभव अंकों की आवश्यकता थी, जो उसे याद दिला रहा था कि यह तो बस शुरुआत है। लाल और भूरे रंग की वे रोशनी अग्नि और पृथ्वी तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिनके प्रति उसकी आत्मीयता बहुत उच्च थी। ध्यान में लीन रहते हुए वह निरंतर अभ्यास करता रहा। यदि वर्धन परिवार के अन्य युवा यह सुनते कि आर्यवीर एक ही रात में प्रथम श्रेणी का साधक बनने का प्रयास कर रहा है, तो वे निश्चित ही दंग रह जाते। साधारणतः प्राण शक्ति के संपर्क में आने के पहले ही दिन इस स्तर को प्राप्त करना असंभव माना जाता है, लेकिन आर्यवीर अडिग था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि प्रति मिनट संचित होने वाली प्राण शक्ति की मात्रा बढ़ रही है। 2 बुनियादी तकनीकों के एक साथ काम करने का प्रभाव अब अपनी असली शक्ति दिखा रहा था। बधाई हो, 100 अनुभव अंक प्राप्त हुए। स्तर 2 पर पदोन्नति। आर्यवीर ने तुरंत अपनी अवस्था तालिका खोली। उसने देखा कि दोहरी तकनीक के कारण उसकी प्राण शक्ति असामान्य रूप से बढ़ गई थी। उसके सभी गुणों में 5 अंकों की वृद्धि हुई थी और उसे स्वयं आवंटित करने के लिए 7 अतिरिक्त बोनस अंक भी मिले थे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने अपनी शक्ति, चपलता और सहन शक्ति को संतुलित करने के लिए उन अंकों का निवेश किया। अब उसके शरीर में शक्ति का ऐसा संचार हो रहा था जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा कि वह अपने नंगे हाथों से पत्थर को चकनाचूर कर सकता है। अपनी शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि की पुष्टि होने के बाद उसने तय किया कि अब समय आ गया है अपने पहले यंत्र मानव को आकार देने का। प्रथम श्रेणी में पहुंचने के बाद उसके पास अब पर्याप्त प्राणशक्ति थी। उसने अपने पूर्वजों की प्राचीन पोथी निकाली और बुनियादी यंत्र निर्माण की अवधारणाओं को समझना शुरू किया। लगभग 10 मिनट के अध्ययन के बाद उसे स्पष्ट हो गया कि उसे क्या बनाना है। अपनी प्राण शक्ति को वायु में मौजूद पृथ्वी तत्वों के साथ जोड़कर उसने उन्हें भूमि की ओर निर्देशित किया। जैसे जादू हो रहा हो, जमीन हिलने लगी और मिट्टी के ढेर ऊपर उठने लगे, धीरे धीरे एक रूप लेने लगे। प्रारंभ में यह एक छोटे पिल्ले जैसा दिखा, लेकिन आर्यवीर रुका नहीं। उसने और अधिक ऊर्जा झोंकी ताकि उसका कद और बल बढ़ सके। जब वह एक सामान्य मनुष्य के कद का हो गया, तब भी आर्यवीर ने उसे और अधिक बलिष्ठ और गठीला बनाना जारी रखा। अंत में उसने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा उस रचना में डाल दी। उसके सामने खड़ा यंत्र मानव अब एक लघु दैत्य जैसा लग रहा था, एक जापानी सूमो पहलवान की तरह विशाल और भारी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऊंचा। आर्यवीर को लगा कि अभी भी कुछ कमी है। क्यों ना इसे कोई शस्त्र दिया जाए। यह मलयुद्ध में तो माहिर होगा ही, पर एक हथियार इसे और भी घातक बना देगा। उसने अपनी अंतिम बची हुई ऊर्जा से यंत्र के बाएं हाथ पर एक विशाल ढाल बनाई जो उसके शरीर का ही हिस्सा बन गई। फिर दाहिने हाथ के लिए उसने नुकीली कीलों वाला एक भारी गदा तैयार किया। इस प्रक्रिया से थककर आर्यवीर बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी सिस्टम ने एक नई सूचना दी। बधाई हो, आपने कौशल सीखा। यंत्र निर्माण। पौराणिक। निर्माण की कोई सीमा नहीं, केवल आपकी प्राण शक्ति ही आपकी सीमा तय करेगी। जब उसने अपने पहले यंत्र मानव की अवस्था जांची तो वह हैरान रह गया। मृदा यंत्र मानव स्तर 1 अपग्रेड किया जा सकता है। यह एक दुर्लभ यंत्र है जिसे अनुभवहीनता के साथ बनाया गया, लेकिन वह एक उत्कृष्ट कृति बन गया जिसमें विकास की अपार संभावना है। उसकी आंकड़े बताती थीं कि यह यंत्र उन्नत साधकों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यद्यपि इसकी गति धीमी थी, लेकिन इसकी विशाल ढाल और गदा इसे एक अभेद्य रक्षक बनाते थे। आर्यवीर ने गर्व से अपने पहले साथी को देखा। उसकी दमकती लाल आंखें और विशाल शरीर डरावना और प्रभावशाली था। जैसे ही आर्यवीर पुनः अपनी शक्ति संचय करने के लिए बैठा, उसने देखा कि यंत्र मानव ने स्वयं ही उसके सामने एक रक्षात्मक मुद्रा बना ली थी। कुलपति द्वारा दी गई पोथी में लिखा था कि केवल उच्च श्रेणी के यंत्रों में ही इतनी बुद्धि होती है कि वे बिना आदेश के अपने स्वामी की रक्षा करें। साधारणतः यंत्र सामान्य या असामान्य श्रेणी से शुरू होते हैं, लेकिन आर्यवीर ने सीधे दुर्लभ श्रेणी का यंत्र बनाकर 2 सीढ़ियां लांघ ली थीं। मैं शायद सच में एक जनजात प्रतिभा हूं, उसने गर्व से स्वयं से कहा।